जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसमें टोटल 40 प्रश्न होगा, उसमें से आपको 40 में से 40 का सही सही आंसर बताना है, जिससे आपका एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा कि आप 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जल्दी से इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त और आपके बीच में एक अच्छा सा कंपटीशन टाइप का हो सके। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था। अब सभी लोग जानते हैं, कक्षा 10वीं के इतिहास में पढ़े होंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। यानी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी। अब सभी लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर लाइव चैट में देते चलिएगा, जिससे आपका एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी, 1864 में हुई थी कि 1866 में हुई थी कि 1870 में हुई थी कि 1871 में हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं 1870 ईस्वी मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 की क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों को एडिशनल बात एक बता दें कि बोल्शेविक क्रांति 2 चरणों में हुई थी, एक फरवरी 1917 की क्रांति और एक नवंबर 1917 की क्रांति। लेकिन फरवरी 1917 की क्रांति को उतना महत्व नहीं दिया गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया जितना कि नवंबर 1917 को समझा गया। इसलिए बोल्शेविक क्रांति का जब भी नाम आता है तो फरवरी को छोड़ देना है और नवंबर 1917 को लिख देना है। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्राटस्की। लाल सेना का गठन जो है ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। जबकि यहाँ पे एक वर्ड आता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा गैरीवाल्डी। लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। चंपारण विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, 1918 में हुआ था या 1917 ईस्वी में हुआ था। तो चंपारण विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1769 ईस्वी में हुआ था, 1765 ईस्वी में हुआ था कि 1773 में हुआ था या 1775 ईस्वी में हुआ था। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1765। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 6 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग लाइव चैट में उत्तर देते चलेंगे और लाइक कर दीजिए। क्लास जो भी अटेंड किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। यानी कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कारक है वो कौन है, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन या डेबी। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया गया था वो हैम्फ्री डेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डेबी के द्वारा किया गया था। और डेबी का जो पूरा नाम है वो है हैम्फ्री डेबी, ठीक है, हैम्फ्री डेबी। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। यानी कि चीनी क्रांति की यहाँ पे बात पूछ रहा है कि चीनी क्रांति कब हुआ था, चीन में जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था। तो चीनी जो क्रांति हुई थी, चीन में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1949 ईस्वी में। चीन में जो क्रांति हुई थी वो 1949 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में क्रांति 1949 ईस्वी में हुआ था। 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्र का संपादन किया गया था। सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक पत्र का संपादन किए थे, तो बोला जाता है कि उस पत्र का नाम क्या था। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने जिस पत्र को संपादित किए थे, महात्मा गांधी के द्वारा जिस पत्र का संपादन किया गया था उस पत्र का नाम था यंग इंडिया, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। जब विश्व मंदी लगा था तो कहता है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है दिलमुन, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर और ऑप्शन नंबर डी है बहरीन। तो 10 का कौन सा आंसर सही होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 10 का कौन सा आंसर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है। अब हमारे 11 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा, यहाँ पे मुद्रा लिखा गया है, गलती से मृदा होना चाहिए, मतलब मिट्टी। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि राजस्थान में है। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या पंजाब में सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन होगा और इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। जूट जानते ही होंगे, जूट जो है किस जलवायु का पौधा है। शीत जलवायु का, शीत और आर्द्र जलवायु का, उष्ण और आर्द्र जलवायु का या उष्ण जलवायु का। तो जूट जो है किस जलवायु का पौधा है। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु दोनों का है। जूट जो है उष्ण जलवायु का पौधा भी है और आर्द्र जलवायु का पौधा भी है, यानी 13 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम किस्म है, यानी कि अरेबिका एक फसल का किस्म है, प्रजाति है। तो पूछता है कि अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम किस्म है। चाय की है कि कहवा की है कि गन्ना की है कि तंबाकू की है। तो 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कहवा की। अरेबिका जो है कहवा फसल की प्रजाति है, उत्तम किस्म है, मतलब बढ़िया किस्म है। तो 14 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या सल्फर डाइऑक्साइड। तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना को आप लोग याद रखेंगे, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो 15 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करता है। यानी कि नीचे बहुत सारे उद्योग का नाम दिया गया है, तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है दूरभाष को निर्माण करता है, कंप्यूटर का निर्माण करता है और इसी प्रकार के बहुत सारे यंत्र का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्टील, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर को निर्मित करता है। यानी कि दूरभाष भी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कंप्यूटर भी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि 16 का जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, भागलपुर, मुंगेर, जमुई या साहेबगंज। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। 17 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित किया गया है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित किया गया है, यानी कि दोनों जो है कहलगांव और कांटी तापीय दोनों जो है बिहार में ही है। तो पूछता है कि बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया गया है। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचा वक्र प्रदर्शन के लिए हेसियद विधि का विकास किसने किया था, यानी कि ऊंचा नीचा जो स्थान होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हेसियद विधि का उपयोग किया जाता है। तो कहता है कि उस हेसियद विधि का जो विकास है किसके द्वारा किया गया था, गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था, कि लेहमान के द्वारा किया गया था, कि गीगर के द्वारा किया गया था, या रीटर के द्वारा किया गया था। तो ऊंचा वक्र प्रदर्शन के लिए हेसियद विधि का जो विकास है वो लेहमान के द्वारा किया गया था, यानी 19 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। यानी पर्वतीय छायांकन विधि में एक प्रकार की विधि है नापने की, पर्वतीय छायांकन विधि। तो कहता है कि इसमें भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी दिशा, 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो अब पूछता है कि ये तीनों जो वाक्य आपने पढ़ा इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन बी में है कि पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन सी में है कि दूसरा और तीसरा सही है। और ऑप्शन नंबर डी में है कि सिर्फ तीसरा सही है। तो बहुत सोच समझकर इसका जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, तो सही बात है। दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ जाता है तो उसको कुछ नाम से बुला सकता है, वहाँ जाएगा कुछ नाम से बुला सकता है। और तीसरा किसी भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में सामाजिक विभाजन होता है, लगभग सभी देशों में सामाजिक विभाजन होता है। यानी कि पहला और दूसरा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तो पहला और दूसरा सही है। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। जेड गुडी जो थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र में जेड गुडी जो थे रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो था कब बना था। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो मजदूरों के लिए सरकार के यहाँ पैसा आता है उसका सूचना मजदूरों को मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या थे कि जैसे मान लिया जाए सरकार के यहाँ से अगर 500 रुपया आता है एक मजदूर के लिए तो मजदूर को 300 रुपया ही दिया जाता है। तो इसकी सूचना मजदूर को मिलना चाहिए कि सरकार के यहाँ से कितना पैसा आया, इसी को हम लोग कहते हैं सूचना का अधिकार। और यह जो कानून पारित हुआ 2005 ईस्वी में बना। ठीक है, अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपाल में जो सप्तदलीय महागठबंधन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना,
भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, डेमोक्रेसी की स्थापना करना, यानी कि 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। 25 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ने को मिले होंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, यानी 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। यानी कि बिहार में जो पंचायती राज संस्था होती है उसमें महिला के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 50%। ठीक है, 50% जो है महिला के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया है। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अभी मैंने आपको पढ़ा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, यानी कि 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि न्यू दिल्ली में है, तो कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी कि 30 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। आप सभी लोग पढ़ते होंगे कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होता है। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है, किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में है कि रूस में है कि भारत में है कि इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत में। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उस देश का नाम है भारत। चलिए, अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी 32 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1986, 1980, 1987 या 1988। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो स्थापना हुई थी वो 1986 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 33 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च या 22 अप्रैल। तो 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी 34 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ था। भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक सुधार जो हुआ था कब आरंभ हुआ था। तो 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1991 ईस्वी को। भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी को आरंभ हुआ था। चलिए, अब हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है। यानी कि बाजार व्यवस्था यानी कि
एक तरह से आप मान लीजिए कि बाजार का जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, उपभोग है कि ब्याज है कि संपत्ति है कि जमीन है। तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपभोग। यानी कि अगर बाजार में कस्टमर ही न रहे तो बाजार का मतलब क्या हो जाएगा। तो बाजार व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है उपभोग। अब हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत को सेवा क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, याद रखेंगे। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में कि 4 भागों में कि 6 भागों में कि 8 भागों में। तो 37 का जो होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो 37 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आपदा के बारे में पढ़े ही होंगे। तो एक होता है मानव जनित आपदा, एक होता है प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा का अर्थ होता है जो मानव के द्वारा घटाया जाता है, और प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो प्रकृति के तरफ से आता है। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना या भूकंप। तो 38 का डी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आप सभी लोग गेस कर लिए होंगे या लाइव चैट में उत्तर आप दे ही रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूकंप। अब हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो वो हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान हो जाएगा। 39 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो जापान। जापान में हमेशा भूकंप आते रहता है, ज्वालामुखी फटती है। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा जापान, जिसको भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। अब हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नदी की तली में अवसाद का जमना, यानी कि नदी के तल वाले भाग में, यानी कि सबसे निचले भाग में अगर अवसाद जम जाता है तो पानी जो है, पानी इधर उधर होने लगता है, जिसके कारण से बाढ़ आ जाता है। तो नदी के बाढ़ आने का प्रमुख कारण है नदी की तली में अवसाद का जमाव होना है। 40 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप 40 में से 35 क्वेश्चन का आंसर तो आप अवश्य दिए होंगे। अगर आप 35 क्वेश्चन का अवश्य दिए हैं तो आप गुड हैं। अगर 35 से नीचे दिए हैं तो आप समझ लीजिए एवरेज में है, आपकी तैयारी बढ़िया नहीं है। तो आपको अगर 35 से कम जवाब दिए हैं, 35 क्वेश्चन से अगर कम जवाब दिए हैं तो आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ कि मेरे बात आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।